आसन ग्रहण कर रहे हैं। बिना कोई समय लिए हुए मेरा माननीय डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी से, जो माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के, उनसे निवेदन कि स्मृति चिन्ह के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और श्री अनिल कुमार जी, ध्वनि से स्वागत। श्री अनिल कुमार जी, प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से निवेदन कि माननीय डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, माननीय श्री केपी मलिक जी, राज्य मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का स्वागत। और श्री मनोज कुमार सिंह जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के स्वागत। और अब सादर निवेदन, स्वागत एवं संगोष्ठी के उद्देश्य पर प्रकाश डालने के लिए माननीय मुख्य सचिव महोदय से मनोज कुमार सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन। आइए। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी वन एवं पर्यावरण, माननीय राज्य मंत्री जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, साथियों, आज हम सब यहाँ पर इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे के आयोजन के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी, लेकिन उस समय हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कितना कर पा रहे हैं, यह आज एक प्रश्न हम सबके सामने है। और इसीलिए दुनिया के मंचों में 1992 में इस पे चर्चा प्रारंभ हुई होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने का काम केवल सरकार के स्तर पर नहीं, बल्कि हम सबके सामूहिक प्रयास से जब एक कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे तो इसके परिणाम हमारे सामने देखने को मिलेंगे। खासतौर पर आप देखते होंगे इन सभी बातों को लेकर के मैं इस बात को मानता हूं कि जो व्यक्ति प्रकृति के जितने अधिक नजदीक रहेगा, वह उतना ही अपने को स्वस्थ महसूस करेगा। और आज इसके बहुत सारे अच्छे प्रयास हमारे स्तर पर हो सकते हैं। कैसे हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं, और इन कार्यक्रमों को लेकर के ही उत्तर प्रदेश का जो हमारा बायोडायवर्सिटी बोर्ड है, उसने भी इन चीजों को लेकर के एक नए अभियान को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को, जिसे लेकर के आज नेशनल सेमिनार भी यहां पर आयोजित किया गया है, जिसका विजन ही इस बात को लेकर के है कि हम लोग इस अवसर पर एक हार्मोनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी प्रकृति और सतत विकास में समन्वय, एक सामंजस्य कैसे हम बना सकें। आप देख रहे होंगे, यानी हमें प्रकृति के साथ, पर्यावरण केवल मनुष्य नहीं है, जीव नहीं है, जीव जंतु और वहां की भौगोलिक और स्थानीय पारिस्थितिकी, इन सबको मिलाकर के जो एक उस वहां की जो एक वातावरण बनता है, वो अपने आप में पर्यावरण कहलाता है। यानी प्रकृति और पुरुष का एक समन्वित जो रूप है, वही पर्यावरण है। लेकिन उसमें समन्वय बनाने का काम किस रूप में हो सकता है? आज हम लोग देखते हैं, हर कार्य के लिए हम लोग
सरकार पर निर्भर होते हैं। आप याद करिए, पहले प्राचीन समय में हम लोग इस बात को देखते थे हर गांव में, और ये राजस्व संहिता का हिस्सा भी होता था। हर गांव में खलिहान की भूमि होती थी, लोग खेतों में आग नहीं लगाते थे, यानी फसल कटने के बाद पराली का व्यवस्थित प्रबंधन किस रूप में होता था, ये हम सबके संज्ञान में है। हम सब जानते हैं, प्राचीन यानी आज से कम 35-40 वर्ष पहले लोग इस बात को लेकर के बहुत आग्रही हुआ करते थे। गांव में खाद का गड्ढा भी एक होता था जिसकी नौयत चेंज नहीं होती थी। खाद का गड्ढा है तो खाद का गड्ढा है। गांव का जितना भी सॉलिड वेस्ट होता था उसको लोग वहां खाद के गड्ढे में डालते थे, और फिर साल भर में जब कंपोस्ट होता था फिर उसको वहां से निकाल करके अपने खेतों में उसको डाल देते थे। कंपोस्ट के रूप में गांव के अपने खेत में किसान उसका उपयोग करता था, गांव के लोग अपने खेतों में करते थे। अगली बार के लिए गड्ढा तैयार हो जाता था। हर गांव में तालाब होता था। तालाब में गांव की नालियों का पानी नहीं जाता था। तालाब गांव में स्वच्छता के प्रतीक होते थे। लोग उस जल को, बाहर का तालाब होता था तो गाय भैंस से भी उसका पानी पीते थे, लोग कपड़ा भी धो लेते थे। समय पर जैसे जैसे सुविधा बढ़ती गई, हमने गांव के खाद के गड्ढे को भी कब्जा करवा दिया। खलिहान की भूमि पे कब्जा हो गया, गौचर भूमि पे भी कब्जा हो गया, और गांव के तालाब को हम लोगों ने गांव के ड्रेनेज को उड़ेलने का एक माध्यम बना दिया। इसने नई नई बीमारियां भी दी हैं। तमाम प्रकार की नई बीमारियां, इंसेफ्लाइटिस वहीं से शुरू होता है। मच्छर होंगे तो उस मच्छर से मलेरिया भी फैलेगा, उस मच्छर से तमाम प्रकार के अन्य बीमारियां भी उसके माध्यम से फैलेंगी। यानी स्वयं मनुष्य के द्वारा अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए जो रणनीति अपनाई गई वो स्वयं उसके लिए कैसे आत्मघाती सिद्ध हो रही है, ये आप देख सकते हैं। और इसीलिए आज हम इन बातों पर जरूर विचार करें कि क्या हर कार्य के लिए सरकार पर ही निर्भर रह करके हम कर सकते थे। पहले गांव तो आत्मनिर्भर हुआ करते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की। एक ग्राम स्वराज का एक मॉडल था हमारा गांव। विवाद नहीं थे, गांव के लोग मिल बैठ करके पंचायत पंच परमेश्वर के सामने उन समस्याओं का समाधान करते थे। तालाब की भूमि आरक्षित होती थी, खलिहान की भूमि आरक्षित होती थी, गौचर की भूमि आरक्षित होती थी, खाद का गड्ढा आरक्षित होता था। गांव का पूरा सॉलिड वेस्ट खाद के गड्ढे में जाएगा, फसल खलिहान में आएगी, गौचर भूमि गाय के चराने के लिए उपयोग में आएगी। कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उस पर काबिज नहीं हो सकता था। और गांव में हर व्यक्ति ने या तो अपना सोख्ता बना के रखा हुआ था या फिर गांव की नाली गांव के बाहर कहीं जाकर के दूर उसको बहा दिया जाता था। आवश्यकता भी कम थी। लोग प्रकृति की पूजा करते थे, जल स्रोत की पूजा करते थे। हर उस पवित्र कार्य को हम लोगों ने अपनी आराधना से जोड़ा था जो मनुष्य के जीवन के लिए और जीव सृष्टि के लिए उपयुक्त था। कौन सा ऐसा जीव है जिसको हम सनातन धर्मावलंबी किसी न किसी देवी देवता के साथ में जोड़ते हैं? कौन सा ऐसा है? और हमारा पूरा जीवन ही उस पूरी यानी जीव जगत के साथ जुड़ी हुई थी। हमने पेड़ों की भी पूजा की है, उनके साथ भी हमारी ऋषि परंपरा ने तो हमें यही बात कही कि पीपल को नहीं काटना चाहिए, बरगद को नहीं काटना चाहिए। पीपल में किसी देवता का वास बता दिया, बरगद में किसी का वास बता दिया, नीम आम अन्य सभी में किसी न किसी का वास बता, यहां तक कि दूबा में भी बता दिया, उसकी भी पूजा करनी है। यानी पूजा किसकी? जिसका हम संरक्षण कर सकें।
ये भी बता दिया।